हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की मूल्यांकित की गई कॉपी को मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और फाइनल रिजल्ट जारी करने के पश्चात उन सभी अभ्यर्थियों की कॉपी जो चेक की गई है बीपीएससी के द्वारा उसे पीडीएफ स्कैन करके अपने वेबसाइट बीपीएससी पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आपने कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी टॉपर्स की कॉपी शेयर की जा रही है, तो हमने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ इस कॉपी को डिस्कस करूं ताकि जो भी जिनको आंसर राइटिंग में दिक्कतें आ रही है या जो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने जा रहे हैं तो उन सभी को जो भी दिक्कतें हैं वह काफ़ी हद तक उनकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो यह बेसिकली जीएस पेपर 1 का सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें देखिए कुल स्कोर, टोटल स्कोर जो है वह 176 अंक मिले हैं। आपने एक बात गौर किया होगा कि जीएस पेपर 2 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट की एवरेज मार्किंग जीएस पेपर 1 में 160 से 180 हुई है, सेलेक्टेड स्टूडेंट की एवरेज मार्किंग। और जीएस पेपर 2 में 130 से 140 के बीच में एवरेज मार्किंग है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो असफल हुए हैं उनकी नहीं कर रहा हूँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 160 से 180 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में 130 से 140। ठीक है, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है ऑप्शनल में। इस बार चूंकि एक्चुअली कुछ ऑप्शनल को ज़्यादा बीपीएससी के द्वारा वेटेज दे दिया गया है, इसके कारण थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर हो गया है। लेकिन जीएस पेपर का दोनों जो सेक्शन है उसमें हमारा एक सम्मानजनक स्कोर है, तो हमने सोचा कि कॉपी आप लोगों के साथ साझा कर दूं ताकि आप सभी इससे कुछ सीख ले सकें और आगे की तैयारी में ये मिस्टेक ना हो, इस पर आप लोग काम कर सकें। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का अगर देखा जाए तो देखिए जीएस पेपर 1 में आप एक बात को ध्यान रखिए कि अब बीपीएससी के द्वारा जो कॉपी चेक की जा रही है वह स्टेप वाइज मार्किंग बीपीएससी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, यानी कि प्रश्न अगर 3 सेक्शन में पूछा गया है तो तीनों सेक्शन पर आपको अंक मिलेंगे अलग अलग। ये नहीं कि अगर आप 2 सेक्शन का उत्तर लिख दिए, एक सेक्शन का उत्तर आप नहीं लिखें तो आपकी सबके लगभग मार्क्स मिलेंगे। नहीं, एक सेक्शन जिसका उत्तर आप नहीं लिखे हैं उसका अंक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो 2 सेक्शन का उत्तर आप लिखेंगे सिर्फ उसी का अंक मिलेगा। ठीक है, तो आप आंसर लिखते समय स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर 3 सेक्शन में प्रश्न है तो आप भी 3 सेक्शन में उत्तर लिखें। मैं अंदर डिस्कस करूंगा अपनी कॉपी, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेप वाइज मार्किंग की गई है। आइए सबसे पहले मार्क्स का ओवरव्यू यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, आप दूसरों की कॉपी जब देखेंगे सिलेक्टेड लोगों की तो आप देखिएगा नंबर जो है 176 काफी एक सम्मानजनक स्कोर है जीएस पेपर 1 के लिए। ठीक है, 2-3 दिनों में मैं जीएस पेपर 2 का भी डिस्कस करूंगा। देखिए, अब पहला चूंकि हिस्ट्री में 6 में 3 सवाल लिखने होते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 सवाल हमने नहीं लिखा था। ठीक है, हमने 4th नंबर सवाल को लिखा। यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न था, तो भारत छोड़ो आंदोलन वाले प्रश्न में हमारा 17 मार्क्स मिले हैं। यह मौर्य कला से संबंधित प्रश्न था, तो मौर्य कला में 19 नंबर मिले हैं। हालांकि मैं डायग्राम वगैरह नहीं बना पाया था समय की कमी के कारण, अन्यथा मार्क्स और 1-2 बढ़ सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें मौर्य कला में 19 नंबर मिले हैं। और यह शॉर्ट नोट्स था, 6 का ए और 6 का बी, ये शॉर्ट नोट्स है, तो एक शॉर्ट नोट्स 19 नंबर का होता है। तो 19 में देखा जाए तो 10 शॉर्ट नोट्स, चूंकि 38 प्रश्न होते हैं तो 38 में 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, तो 19 में 10 मार्क्स और एक शॉर्ट नोट्स में 19 में 11 मार्क्स, ये 2 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यह हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ पे ये तीनों सेक्शन में खत्म हो गया। ठीक है, तो हिस्ट्री में कितना हो गया, ये 17, 19 और 21, ये 2 मार्किंग है, 17, 19 और 21 ये हिस्ट्री। अब आइए करंट अफेयर। करंट अफेयर एक सवाल है, यह जो सवाल है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये 23 है और एक में 18 मिले हैं और एक में 2 में 18 मिले हैं। ठीक है, यानी कि 18, 23 और 18 ये हैं। ठीक है, से करंट अफेयर का, और यह है हिस्ट्री का। बाकी जो डीआई है, डीआई में मेरे 60 मार्क्स मिले हैं 70 आउट ऑफ 72। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये टोटल देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 176। आइए अब इसे देखते हैं एक एक सवाल। यहाँ पर सबसे पहले मैंने शॉर्ट नोट से लिखा था, 6 का ऑप्शन ए, 6 का बी। 6 का ए में संथाल विद्रोह से संबंधित सवाल था और 6 का बी चंपारण। तो आइए संथाल को देखते हैं सबसे पहले।
तो अगर संथाल, चूंकि वहाँ पे कॉपी डायरेक्ट प्रश्न लिखा हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है, उसमें ये नहीं पूछा गया था कि कारण परिणाम ये सब कुछ नहीं, संथाल विद्रोह, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने हर समय बताया है कि जब भी आप संथाल विद्रोह या किसी मूवमेंट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो एकदम संक्षिप्त और सरगर्भित होना चाहिए। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ समय समय पर अनेक जन आंदोलन किए गए, संथाल विद्रोह उनमें एक है। संथाल विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक आंदोलन माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चूंकि संथाल विद्रोह का प्रश्न था तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखा, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, तीसरा सेंटेंस ये हो गया। हमने हमेशा बताया है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखे तो मुश्किल से 2 से 3, अगर करेंट अफेयर का कोई सवाल हो तो करेंट अफेयर के प्रश्न में तो 2 सेंटेंस में भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आगे, जैसे क्वाड वगैरह में हमने लिखा। वहीं अगर वैसा हिस्ट्री वगैरह का प्रश्न हो, पॉलिटी ज्योग्राफी 38 मार्क्स वाले प्रश्न में, तो 3 सेंटेंस तक आपका चल सकता है, ठीक है। संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हस्तक्षेप का परिणाम था। संथाल विद्रोह मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के मध्य स्थित स्थानों पर जनजातियों के द्वारा 1855-56 के आसपास किया गया था, ठीक है। अब चूंकि शॉर्ट नोट्स है, हर चीज़ को आप सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं, समय की एक सीमा होती है वहाँ पर, तो संथाल विद्रोह के कारण यहाँ पर हमने इस तरह से पॉइंट बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब संथाल विद्रोह का कारण हो गया, संथाल विद्रोह के बारे में हमने संक्षिप्त इंट्रोडक्शन को देखा। अब इसके बाद संथाल विद्रोह की प्रकृति क्या रही है, तो आप सभी जानते हैं संथाल विद्रोह या फिर बिरसा मुंडा जो हो गया जनजातीय आंदोलन, उनमें कई ऐसे आंदोलन थे जिनकी प्रकृति अर्धधार्मिक रही है, ठीक है। वे खुद को ईश्वर के दूत के रूप में, स्पेशली आप बिरसा मुंडा आंदोलन को देखेंगे तो जो बिरसा मुंडा जो थे वे खुद को ईश्वर के दूत के रूप में प्रमोट करते थे, यानी कि उनकी प्रकृति क्या थी, उनकी प्रकृति अर्धधार्मिक थी, ठीक है। तो संथाल विद्रोह यहाँ पर फिर नेता हैं, कौन कौन से नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को मोबिलाइज किया, और इसके पश्चात चूंकि शॉर्ट नोट्स है तो कारण हो गया, और इसके पश्चात हमने संक्षिप्त स्टोरी को लिखा, और इसके पश्चात उसका क्या परिणाम हुए हैं, उन परिणामों को भी यहाँ पर हमने दर्शाया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट नोट्स फिनिश हो गया। तो चूंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप देखेंगे 19 नंबर के प्रश्न है तो यहाँ पर 10 अंक हो गए हैं, ठीक है। अब आइए चंपारण सत्याग्रह, या शॉर्ट नोट्स नंबर 2 था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चूंकि यह भी आंदोलन जो था वह ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ किया गया था। जिस समय भारत पर ब्रिटिश का शासन था या भारत ब्रिटिश उपनिवेश का शिकार था, उस समय भारत में जितने भी आंदोलन किए गए, चाहे वह जनजातीय आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, वह ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप की गई है। तो इंट्रोडक्शन से आप यहीं पर स्टार्ट करें तो वह काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लगभग उसे ही शब्दों में थोड़े से बदलाव कर लिखने का प्रयास किया, ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह, इसका कारण और परिणाम लिखना था, संभवतः मैं एग्जैक्ट प्रश्न को याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो चंपारण सत्याग्रह कारण, यहाँ पे जितने भी कारण थे उसे यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज के रूप में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर चंपारण सत्याग्रह का जो भी परिणाम और सफलता रहा, देखिए स्टेप वाइज मार्किंग इसे ही कहा जाता है, ठीक है। इस पे 1, 10 ऐसा कुछ होगा प्रश्न का, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो इस तरीके से 11 इसमें हो गए, ठीक है। यह शॉर्ट नोट्स था 19 में, यहाँ पर 11, ठीक है। तो यह शॉर्ट नोट्स यहाँ पर 2 जो शॉर्ट नोट्स था यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब मौर्य कला का संबंधी प्रश्न था। मौर्य कला, देखिए आर्ट एंड कल्चर अगर आप देखेंगे तो बिहार में यह ट्रेंड करते रहा है। किसी वर्ष मौर्य कला से संबंधित प्रश्न आते हैं, किसी वर्ष पाल कला से, किसी वर्ष पटना कलम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 67वीं में यहाँ पर कला से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वह मौर्य कला से संबंधित प्रश्न था। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट नोट्स पूछने का ट्रेंड बीपीएससी में बढ़ गया है, और शॉर्ट नोट्स में अगर मौर्य कला पूछे जाते हैं तो आप सेम नहीं लिख सकते, वहाँ पर आपकी लिखने की जो प्रकृति होगी वह बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। अगर 4 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपको उसी के अनुरूप फ्रेमिंग भी आपको बनानी होगी, उसी के अनुरूप आपको फ्रेमिंग वहां पे करनी होगी। तो इन सभी चीज़ों में बदलाव करना होगा। लेकिन यह 38 मार्क्स का प्रश्न था तो इसे यहाँ पर हमने मौर्य कला को लिखा, हालांकि हमने यहाँ पर डायग्राम को नहीं लिखा, ठीक है। मौर्य कला की विशेषताएं क्या है, सिंपल सवाल था। मौर्य कला की विशेषता तो राजकीय कला, स्तंभ, ठीक है, स्तूप, गुहा विहार, पाषाण वेदिका, लोक कला जो भी है उसे हमने यहाँ पर समेटने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग इसे ही कहा जाता है स्टेप वाइज मार्किंग, ठीक है। तो 10 और 9 यानी कि टोटल हो गए आर्ट एंड कल्चर में कितने, 19 आउट ऑफ 38, यानी कि इसमें 50%, ठीक है। अब यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। संभवतः प्रश्न को देखते चलेंगे, जो भी यहाँ पर प्रश्न होंगे उसे आप देखते चलेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पूछा गया था और संभवतः यह पूछा गया था कि यह एक अनायास होने वाला आंदोलन है। ठीक है, यह प्रश्न था, तो आप लोग देख लेंगे प्रश्न। और यहाँ पर भी इसे भी हमने लिखने का कोशिश किया था, चूंकि ऐसे प्रश्न बीपीएससी में पहले पूछे नहीं गए थे, लेकिन फिर भी जो भी सामान्य जानकारी होती है उसके आधार पर लिखा, यह मिल गए। स्टेप वाइज मार्किंग हुई, 2 सेक्शन में प्रश्न था, तो पहले सेक्शन में 9, दूसरे सेक्शन में 8, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 17। ठीक है, अब करेंट अफेयर की तरफ आइए। पहला करेंट अफेयर का प्रश्न क्या था? 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो हमने लिखा वहां पर प्रश्न संख्या पर लिखा हुआ है, आप 67वीं जीएस पेपर 1 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी फिर यह हॉट टॉपिक बन चुका है। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। जो भी टॉपिक न्यूज़ में रह रहे हो इस समय, उसे आपको बिल्कुल अपडेट रखना है, चाहे वह शॉर्ट नोट्स में आए, लॉन्ग में आए या फिर ऐसे में आए। ठीक है, तो यह चूंकि क्या था 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो चूंकि हमने स्टार्ट ही किया है 17वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात संसद के नए सत्र में अभिभाषण के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कोई और थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद थे, ने कहा था अब समय आ गया है जब देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू किया जाए। और हाल ही में नीति आयोग ने भी कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से प्रशासनिक गतिविधियां सुचारू रूप से हो पाएगी। यानी कि करंट का सवाल आएगा तो आपको उसमें इंट्रोडक्शन भी करंट रिलेटेड होनी चाहिए। हाल ही में कोई चर्चा में रहा, उससे संबंधित न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही हो, नीति आयोग की टिप्पणी रही हो, विधि आयोग की टिप्पणी रही हो, कोई संवैधानिक आर्टिकल है ना, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की टिप्पणी रही हो, कोई फेमस पर्सनालिटी की टिप्पणी रही हो, तो वहाँ से आप उसको शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। तत्कालीन प्रेसिडेंट के कोटेशन से यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और संभवतः यही कारण है कि इसमें 38 में 23 मार्क्स मिले हैं। कई सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। जैसे देखें 1 नेशन 1 इलेक्शन की संभावनाओं पर चर्चा करना था, तो इसे हमने डिफाइन किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा वर्तमान समय में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बिंदु बना हुआ है। विभिन्न मंचों से भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इसकी वकालत की। अब क्या होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसे डिफाइन किया। भारत में किस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन काम करते आई है, इसके बाद किस प्रकार से इसमें बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा, 83, 85, 2B, 172, 176, 2B, 356। इसके अलावा भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है PRI, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। ये छूट गया है, लेकिन ठीक है, हर चीज़ को आप एग्जामिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे देखिए 6 मार्क्स इसमें मिले हैं। तो स्टेप वाइज मार्किंग यही होती है, स्टेप वाइज मार्किंग। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में तर्क, तो यहाँ पर हमने पक्ष में तर्क दिया। अब विपक्ष में तर्क था, तो यहाँ पे भी विपक्ष में तर्क दिया। और कुल मिलाकर जो इसमें मार्क्स मिले हैं, देखिए निष्कर्ष पे भी 1 नंबर मिले हैं, तो कुल मिलाकर यह कितने मार्क्स हो गए हैं, 23 हो गए इसका 1 नेशन 1 इलेक्शन में। ठीक है, अब आइए क्वाड का सवाल है। क्वाड में जो सवाल पूछा गया था, क्वाड की उत्पत्ति, विकास, भारत के लिए महत्व, ये सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन जो करेंट अफेयर का होता है उसमें हमने बताया था, और उसको देखिए यही हमने भी वही फॉलो किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र लंबे समय से विभिन्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्वाड का गठन इसी का परिणाम है। सिर्फ 2 सेंटेंस में हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करेंट अफेयर का इसी प्रकार से संक्षिप्त होना चाहिए। अब चूंकि क्वाड में 4 कंट्री जुड़े हुए हैं, चारों कंट्री अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट महाद्वीप में स्थित हैं। जैसे यहाँ है अमेरिका, यह है भारत, यह है जापान, यह है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग थोड़ी बहुत आती है तो आप इसे दर्शा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्योंकि क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को लेकर की गई थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर डायग्राम दर्शाया, और एग्जामिनेशन के पहले भी क्वाड को लेकर हमारे कई सारे वीडियो हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर आए थे, और वहाँ पर भी हमने डायग्राम बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने भी उसे फॉलो किया। क्वाड की उत्पत्ति, जो भी प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न के अनुरूप यहाँ पर क्वाड की उत्पत्ति है, क्वाड के उद्देश्य हैं, क्वाड का विकास है। ठीक है, IPF जो क्वाड में होगा उसका क्या होता है, भारत के लिए क्या क्वाड का महत्व है, इसे भी यहाँ पर हमने दर्शाया। तो इसका स्टेप वाइज मार्किंग 2 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया था। तो पहला सेक्शन में 10 और दूसरे सेक्शन में 8, यानी कि टोटल मार्क्स मिल गए हैं 18 मार्क्स। ठीक है, करेंट अफेयर के लिए ठीक है, एक मतलब सम्मानजनक है। ठीक है, अगला रशिया यूक्रेन वार को लेकर है। जल्दीबाजी में देखिए थोड़ा सा मैप अच्छे से नहीं बन पाई थी, लेकिन ठीक है, इसमें भी हमारे मार्क्स मिले हैं 18 नंबर। ठीक है, यह रूस यूक्रेन वार के कारण और इसका भारत के संदर्भ में इसका परिणाम पूछा गया था। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे कैसे संक्षिप्त लिखा। वर्तमान समय में विश्व विभिन्न भू राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध भी उनमें एक है। इसका प्रभाव भारत के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रों पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 3 सेंटेंस में यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। हर एक प्रश्न का इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल संक्षिप्त लिखें। इंट्रोडक्शन और
कंक्लूजन पर भी अब आपकी मार्किंग मिलेगी। एक एक दो दो नंबर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी ध्यान में रखकर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के क्या कारण हैं, इसे हमने यहाँ पर लिखा है। रूस यूक्रेन युद्ध और उसका परिणाम क्या है, उसे भी हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया। देखिए 4 पेज भी पूरा नहीं गया है, तो इसे यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, DI यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो DI को छोड़िए, DI को डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि DI हमने बताया आपको कि DI में 60 मार्क्स मिले हैं, ऊपर हमने मार्कशीट को आपको दिखाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल बताने का मतलब था कि देखिए हिंदी मीडियम में थोड़ी सी अब ये परंपरा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम में मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए इंग्लिश मीडियम में, उसका हमने भी मार्क्स उन लोगों का देखा, तो किसी का 165 है, किसी का 171 है, और हिंदी मीडियम मेरा है 176 है। तो ये नहीं कह सकते कि मीडियम के कारण कम मार्क्स मिला है, ठीक है। लेकिन आपको इनोवेटिव आइडियाज आंसर में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप स्वतः 3, 4, 5, 10 जो सेलेक्टेड लोग उनकी कॉपी को आप खुद देखिए, आकलन करिए, किस प्रकार से आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, उसको सीखने का प्रयास करिए, और फिर अपने आंसर राइटिंग कैपेसिटी को डेवलप करिए। मैं आगे आने वाले दिनों में GS पेपर 2 की कॉपी को भी मैं डिस्कस करूंगा, उसमें भी क्योंकि इसमें DI सेक्शन होते हैं ना, डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिक्स, इसके कारण मार्क्स जो होते हैं वह बूम कर जाते हैं। लेकिन GS पेपर 2 सेक्शन 2 आप देखेंगे कि चूंकि सारा उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और फिर साइंस एंड टेक है, तो इसके कारण उसमें स्टैटिक सेक्शन है सारा, तो मार्क्स कम रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो GS पेपर 1 में 160 से 80 सेलेक्टेड, अधिकांश सेलेक्टेड लोगों की 160 से 80 मार्किंग हुई है। अब देखिए कुछ लोगों का 190 प्लस भी गया है, हो सकता है कि 200 प्लस भी गया हो, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एवरेज जो अभी हमने देखा 193, एक का हमने कॉपी देखा 193 भी था, हो सकता है 200 प्लस भी किसी का चला गया हो, बेशक जा सकता है। चूंकि यह DI का सेक्शन है, DI में अगर आप 72 में 72 ले आते हैं, चूंकि अब स्टेप वाइज मार्किंग है, तो 70, 65, 70 तो आ ही सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न गलत हो गया था, ठीक है, तो उस गलत को छोड़ दिया जाए तो स्टेप वाइज मार्किंग में ही फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, और बिल्कुल आप मेंटली आगे के लिए प्रिपेयर रहें। समय समय पर हमारे द्वारा मॉडल आंसर दिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए सारे फैक्चुअल डेटा आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, हर एक कंटेंट टेलीग्राम पर दी जा रही है। और कोशिश है कि BPSC की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो 69वीं मेंस का हो या फिर 70वीं फाउंडेशन वाले, 70वीं प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करने वाले हों, अगर लगातार 6 महीने 1 साल ग्रुप से जुड़े रहकर अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, तो बेहतर तरीके से उनकी तैयारी, उनका नोट्स अपडेट हो जाएगा। क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट से अपलोड करके दिया जाता है, जो कहीं और अन्य ग्रुपों में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से करिए, नोट्स बनाते चलिए। हमने कई बार ग्रुप में बोला है कि लगातार आप लोग नोट्स बनाते चले, जो भी डेटा शेयर किया जाता है उसे लिखते चले, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। बाकी जो दिक्कतें होंगे वो आप कमेंट में करेंगे, वो आपकी हर एक समस्या की क्वेरी आपको दूर कर दी जाएगी। और बाद में GS पेपर 2 का हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक एक करके जैसे जो मॉडल आंसर डिस्कस किया जाता है वैसे हम लोग इसे डिस्कस करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से है, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक अन्य सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपने सफलता की सपनों को साकार कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।